राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीओसी कक्षा में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं जिसमें हम केवल किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। देखो, चैप्टर का नाम तो पूरा का पूरा अपने पास क्या है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, लेकिन हम पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अल्कोहल और फिनॉल के बारे में। तो नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, नोट्स को सारे बच्चों ने अच्छे से बनाना है। यहां पर पढ़ाने से पहले मैं सारे बच्चों से बोलना चाहता हूं बेटा, अपनी पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे, क्योंकि नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। एक एक क्वेश्चन आपके नोट से आएगा, चाहे आपका 12th वाला एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे सीयूटी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके नोट से ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस बात का मेरा गारंटी है। ठीक है ना, क्योंकि नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, नोट्स ऐसे कोटा जैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। बेटा, चैप्टर का नाम मैंने जैसे अभी तुम्हें बताया कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो है चैप्टर का नाम है, लेकिन अल्कोहल और फिनॉल हम पहले कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे किसको, ईथर को। तो अल्कोहल और फिनॉल बिल्कुल पैरेलल लेके चलना है, अल्कोहल और फिनॉल हम पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक साथ लेके चलते हैं इस चैप्टर में, और फिर इस चैप्टर में अलग से हम ईथर को पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो चलो शुरुआत करते हैं अल्कोहल, फिनॉल के बारे में। तो लेक्चर नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्कोहल हम किसे कहेंगे, फिनॉल हम किसे कहेंगे। ठीक है ना, तो इसके बारे में जिक्र करते हैं। अगर मैं यहाँ पर टॉपिक डाल रहा हूँ बेटा, क्या डाल रहा हूँ, अल्कोहल। ठीक है ना, ठीक है, अल्कोहल यहाँ पर अगर टॉपिक डाल रहा हूँ तो अल्कोहल होता क्या है। ठीक है, अल्कोहल में क्या बातें होती हैं कि भाई अगर कोई भी एलिफेटिक कार्बन वाला कंपाउंड है, उस एलिफेटिक कार्बन वाले कंपाउंड से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं और वहां पर OH ग्रुप लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, है ना। यानी कि अल्कोहल होगा क्या कि हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना, रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस बाय OH ग्रुप फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एलिफेटिक कार्बन, फ्रॉम एलिफेटिक कंपाउंड्स कर लीजिए, है ना, एलिफेटिक कंपाउंड्स या फिर एलिफेटिक कार्बन हम बोल सकते हैं। किसी भी एलिफेटिक कार्बन से, किसी भी एलिफेटिक कार्बन से, ठीक है ना, किसी भी एलिफेटिक कार्बन से अगर मैं क्या निकाल दूं, हाइड्रोजन को निकाल दूं और वहां पर क्या लगा दूं, OH लगा दूं। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को निकाल के एक OH लगाओ या दो हाइड्रोजन को हटा के दो OH लगाओ, यानी कि हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा के अगर OH लगा रहे हैं किसी एलिफेटिक कार्बन पे, तो वो जो आगे कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अल्कोहल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देन अ कंपाउंड इज फॉर्म, देन अ कंपाउंड इज फॉर्म कॉल्ड अल्कोहल। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल समझते हैं। ठीक है, तो इस बात को जो हमने डेफिनेशन लिखी इसको समझ रहे हैं कैसे। अभी मैं बात करता हूं एलिफेटिक। एलिफेटिक कार्बन या फिर एलिफेटिक कंपाउंड वो होता है जिसमें एरोमेटिक वाली कोई बात ना हो, एरोमेटिक वाली कोई बात ना हो। और क्लास 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के तौर पे हमें केवल और केवल बेंजीन दे रखा है। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करता हूं, वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने पास ढेर सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जो हकल्स रूल को फॉलो करता है उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था, लेकिन क्लास 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में हमारे पास एरोमेटिक में केवल और केवल क्या मान रखा है, बेंजीन रिंग वाले। ठीक है ना, तो अगर बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होंगे तो एरोमेटिक माना जाएगा। अगर जिनके साथ बेंजीन वाले कार्बन वाले कंपाउंड्स नहीं है, यानी कि बेंजीन वाले कार्बन के साथ अगर नहीं बात कर रहे हैं हम, अगर बेंजीन वाले कार्बन का जिक्र ना करें तो बाकी बेंजीन के अलावा जो कार्बन होते हैं उसको हम कहते हैं एलिफेटिक कार्बन। ठीक है ना, यानी बेंजीन वाला कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर बेंजीन वाला कार्बन होगा तो वो एरोमेटिक कार्बन हो जाएगा, लेकिन अगर बेंजीन के अलावा कोई कार्बन है तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिफेटिक कार्बन। ठीक है ना, तो एलिफेटिक कार्बन, अगर एलिफेटिक कार्बन क्या होता है सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, तभी हमें समझ में आएगा। एलिफेटिक कार्बन, एलिफेटिक कार्बन क्या होगा
यानी कि बेंजीन का कार्बन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेंजीन का कार्बन एरोमेटिक कार्बन होता है। तो बेंजीन के अलावा कोई भी अगर कार्बन यहां पर हो तो उसको हम बोलेंगे एलिफेटिक कार्बन, है ना। यानी कि कार्बन एक्सेप्ट बेंजीन, ठीक है, कोई भी कार्बन, एनी कार्बन एक्सेप्ट बेंजीन। यहां पर हम आगे ऐसे कर सकते हैं, एनी कार्बन एक्सेप्ट बेंजीन, कोई भी कार्बन लेकिन किसको छोड़ के, बेंजीन के छोड़ के, बेंजीन का कार्बन छोड़ के अगर कोई भी कार्बन अपने पास हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिफेटिक कार्बन। जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं कि मैंने बोला कि ये अपने पास एलिफेटिक कार्बन है क्योंकि ये वाला कार्बन बेंजीन वाला कार्बन है। अगर मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दूं और इसमें OH लगा दूं, देखो जैसे मान लीजिए मैं अगर यहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं और यहां पर OH लगा रहा हूं तो क्या बन जाएगा, CH4 से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो CH3 होगा और यहां OH लगेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये अपने पास एलिफेटिक कार्बन है और एलिफेटिक कार्बन पे अगर मैंने एक OH लगाया तो क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, ठीक। तो ये चीज अपने पास हो गया। ऐसे अगर मैं दूसरा एलिफेटिक कार्बन की बात करता हूं, मान लीजिए ये दूसरा एलिफेटिक कार्बन है, ठीक, इस पे अगर मैं OH लगा रहा हूं तो क्या होगा, इससे एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो एक हाइड्रोजन हटाया CH3, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया CH2 और इस पे OH लगाया ये OH, तो ये भी क्या बन गया, अल्कोहल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी एलिफेटिक कार्बन होना चाहिए, कोई भी एलिफेटिक कार्बन हो, जैसे यही है मान लीजिए, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन थे जिसको हम एल्केन बोलते हैं, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है जिसको हमने एल्कीन बोल दिया। अगर मैंने यहां पर OH लगा दिया H को हटा के, तो जैसे मान लीजिए यहां पर CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, OH, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ऐसे हम ट्रिपल बॉन्ड वाले के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं OH, ठीक, यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन हटाए ये OH। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी भी एलिफेटिक, ये सारे के सारे एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, किसी एलिफेटिक कार्बन से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाता हूं और वहां पर OH जोड़ता हूं तो जितने भी कंपाउंड यहां पर बनते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, अल्कोहल होंगे। आई बात समझ में, ये काफी इंपॉर्टेंट अपने पास हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे एल्केन वाला अल्कोहल है तो इसको बोलेंगे एल्केन ऑल, और ये एल्कीन वाला अल्कोहल है तो इसको बोलेंगे एल्कीन ऑल, और ये अल्काइंस वाला अल्कोहल है इसको बोलेंगे अल्काइंस ऑल, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर अपने पास क्या हो गया, अल्कोहल का बेसिक सा जिक्र अल्कोहल के बारे में हो गया, ठीक है ना। तो ये अपने पास है कि किसी भी एलिफेटिक कार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाने पर जितने भी हम OH वहां पर लगा रहे हैं तो वो कंपाउंड जो बन रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, अल्कोहल। तो अभी मैंने यहां पर एक एक हाइड्रोजन हटाया, एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये यहां पर क्या है, CH4 है, ठीक, और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये OH लगा रहा हूं और आगे क्या बन रहा है, CH3OH। अब इस CH3OH में मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए फिर से OH लगा रहा हूं तो यहां से एक हाइड्रोजन और हटेगा तो ये बनेगा CH2, तो और अब क्या लग जाएगा, 2 OH लग जाएंगे, एक OH और ये दूसरा OH, ठीक है ना। अगर यहाँ एक OH और लगाओ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन से एक हाइड्रोजन और हटेगा CH, अब यहाँ पर क्या लग जाएंगे, 3 OH, इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब है एक OH लगाओ या 2 OH लगाओ या फिर 2 से ज्यादा लगाओ, कितने भी OH हम लगा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को हटा के लगा सकते हैं। जितने हाइड्रोजन वहां पर होंगे एक एक करके हाइड्रोजन हटाते रहो और एक एक करके OH जोड़ते रहो। जैसे अगर मैंने बात करी कि मान लीजिए मैंने बोला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर OH की बारे में बात करी तो यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहां पर ये OH, ठीक है। अच्छा, फिर से अगर मैं OH करना चाहता हूं तो अब देखो, तुम यहां से भी हाइड्रोजन हटा के दूसरा OH इस कार्बन पे भी लेके आ सकते हो और यहां से भी हाइड्रोजन हटा के दूसरा OH इस कार्बन पे भी लेके आ सकते हो। मान लीजिए अब इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो आगे क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा, इस वाले पे तो पहले से एक OH है
इधर भी एक OH आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एल्कीन वाली अपने पास बात है, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अगर मैंने बात करी कि यहाँ पर OH जोड़ रहे हैं, तो अगर यहाँ पर OH जोड़ रहे हो तो एक कार्बन का H हटा दो, वहाँ OH जोड़ दो, तो यहाँ पर मैंने क्या करा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये OH, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक OH और फिर जोड़ना चाहता हूँ तो क्या कर दूंगा मैं बेटा, चाहे इस कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन हटा दो, चाहे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया और इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH पहले से था, यहाँ भी एक OH आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास क्या हो जाएगा, सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अल्कोहल का मतलब सारे बच्चे इतना समझ चुके हैं कि किसी भी एलिफेटिक कार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन अगर हटा दें और वहां पर OH ग्रुप लगा दें तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन एटम्स का मतलब यहां पर क्या है कि कितने भी हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं, ठीक है ना। कितने भी हाइड्रोजन, 1 2 3, कितने भी हाइड्रोजन एटम को हम हटा सकते हैं और उसकी जगह पे OH लगा देंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो अपने पास क्या होगा, अल्कोहल होगा। क्या इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई, ठीक है। तो अल्कोहल के बारे में तो हमें बेसिक सा जानकारी पता चल गई। थोड़ा सा फेनॉल के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फेनॉल के बारे में अगर देखेंगे तो फेनॉल में डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन ये एलिफेटिक की जगह वहां पर एरोमेटिक आ जाएगा और एरोमेटिक में बेंजीन स्पेसिफाई वहां पर हो जाता है कि बेंजीन वाले कार्बन से अगर मैं OH हटाता, बेंजीन वाले कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन हटाता और वहां पर OH ग्रुप लगाता हूं तो जो कंपाउंड बनेगा वो फेनॉल होगा। तो उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अभी मैं बात कर रहा हूं दूसरा यहां पर फेनॉल के बारे में बेटा, कि फेनॉल क्या होगा। तो फेनॉल क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम्स को हम हटाएंगे बेंजीन से और वहां पर OH ग्रुप लगाएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो फेनॉल होगा। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। यहां पर बेंजीन स्पेसिफिक है, बेंजीन अपने पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। फ्रॉम बेंजीन देन a compound is formed called phenol. Then a compound is formed called phenol. तो उसको हमने क्या कह दिया, उस कंपाउंड को हमने क्या कह दिया, फेनॉल कह लिया। जैसे अपने पास मान लीजिएगा कि ये अपने पास बेंजीन है, ठीक है ना, ये अपने पास बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये बेंजीन अपने पास है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब अगर मैं यहां पर एक OH ग्रुप लगाता हूं तो यहां पर C6H6 का मतलब ये बेंजीन के कोने 6 कोने हैं और 6 कोनों पे क्या है, 6 कार्बन है। इधर से हर एक कॉर्नर पे क्या है, एक कार्बन है, तो 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन के साथ, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होगा, ठीक। मान लीजिए अगर इस OH को मैं लगा रहा हूं इस बेंजीन पे, तो इस बेंजीन का कोई एक हाइड्रोजन, मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन मैं यहां पर ऐसे बाहर दिखा देता हूं। वैसे हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा, मैंने केवल इस वाले कार्बन को बाहर, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को बाहर दिखाया, वरना इस पे भी एक हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। मैं केवल इस वाले हाइड्रोजन को बाहर दिखा देता हूं, ठीक है, बाकी इसी में एक एक हाइड्रोजन है, उसको दिखाया नहीं जाता बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ठीक है। अब मैंने बात करी, मैं इससे एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं और यहां पर फिर क्या लगा रहा हूं, OH ग्रुप, तो आगे जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह से फेनॉल बनेगा, ठीक है। यहां पर जो OH इस तरह से लग गया, ये फेनॉल बन गया। यानी कि इस बेंजीन से मैंने क्या करा, C6H6 के एक हाइड्रोजन हटाया तो C6H5 बना, और एक हाइड्रोजन हटाने पर जो वहां पर ग्रुप लगाया उसको मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप या OH ग्रुप लगाया, तो ये अपने पास कंपाउंड बन गया क्या, फेनॉल, ठीक है। ये अपने पास कंपाउंड बन गया फेनॉल। और ये क्या है बेटा, बेंजीन, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन। और बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। आई बात समझ में। तो इस तरह से अपने पास क्या हो जाता है,
फेनॉल के बारे में भी जिक्र और अल्कोहल के बारे में भी जिक्र हो जाता है। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं। अब थोड़ा सा अगर बात करें अल्कोहल फिनॉल का मतलब तो मैं समझ चुका हूं, यानी कि अल्कोहल और फिनॉल का बेसिक सा मतलब तो मैं समझ चुका हूं कि मेरे को ये समझ में आया कि अल्कोहल में किसको कहूंगा और फिनॉल में किसको कहूंगा। फिनॉल तभी हम कहेंगे अगर बेंजीन वाले कार्बन पे OH लग रखा हो, तभी उसको फिनॉल कहेंगे, अदरवाइज सारे के सारे अल्कोहल हो जाएंगे। ठीक है, बेंजीन के अलावा अगर किसी भी कार्बन के साथ अगर OH लगा हुआ है तो वो अल्कोहल हो जाएगा, अगर बेंजीन वाले कार्बन पे OH लगा है तो वो फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर समझना, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैंने तुम्हारे पास ये कहा, ध्यान से सुनना बेटा, ये चीज अपने पास, ये बेंजीन है और बेंजीन के कार्बन 6 कार्बन ये है, ध्यान से सुनना इस बात को, ये बेंजीन के 6 कार्बन है। ठीक है, अब मैंने इस बेंजीन के 6 कार्बन में से ये जो है 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन हो गए, यहां पर एक हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या लगाया, CH2 ग्रुप लगाया। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या लगाया, यहां पर मान लीजिए CH2 और ये OH, इस बात को ध्यान सुनो। अब अगर मैं बात करता हूं, यहां पर बेंजीन तो है लेकिन जिस कार्बन पे OH लग रखा है, ये वाला कार्बन पे OH लग रखा है, क्या ये वाला कार्बन बेंजीन का कार्बन है? ये वाला कार्बन बेंजीन का कार्बन नहीं है। इसका मतलब ये बेंजीन के अलावा कोई कार्बन है, तो ये बेंजीन के अलावा कोई कार्बन है तो इस पे OH लग रखा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ये अल्कोहल हो जाएगा, ये फेनॉल वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। ठीक, फेनॉल वाली कैटेगरी में तभी चीजें आती हैं अगर बेंजीन वाले कार्बन पे, अगर बेंजीन वाले कार्बन पे डायरेक्ट OH लग रखा है। ठीक, तो ये अल्कोहल वाली कैटेगरी में आएगा, फेनॉल वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये चीज अपने पास है। ठीक, और अगर मैंने बोला कि यहां पर मान लीजिए CH3 लग रखा है और इस वाले कार्बन पे OH लग रखा है। अब एक बात ध्यान सुनना, ये बेंजीन वाला कार्बन है यहां पर, क्या बेंजीन वाले कार्बन पे डायरेक्ट OH लग गया? लग गया बेंजीन वाले कार्बन पे डायरेक्ट OH। ठीक, तो अगर बेंजीन वाले कार्बन पे OH है तब ये फेनॉल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तब ये किस कैटेगरी में आएगा, ये फेनॉल का मेंबर हो जाएगा और ये अल्कोहल का मेंबर, क्योंकि यहां पर OH किस पे लग रखा है, बेंजीन के अलावा दूसरे कार्बन पे लग रखा है, तो ये अल्कोहल वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा अगर मैं बात करता हूं दूसरे किसी कंपाउंड के बारे में बात करता हूं, ये ठीक है, यहां पर CH2 CH2OH। अब ये देखो, क्या ये इस कार्बन पे OH लग रखा है, बेंजीन वाले कार्बन पे OH तो नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे बेटा, अल्कोहल नाम देंगे। ठीक है, इसको नाम क्या देंगे, अल्कोहल, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन बेंजीन का नहीं है, ये किसका है, एलिफेटिक कार्बन है। ठीक है, एलिफेटिक कार्बन है, बेंजीन के अलावा कोई कार्बन है तो इसको कहेंगे ये एलिफेटिक कार्बन है। ठीक है, तो एलिफेटिक कार्बन पे जब OH लगता है तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, अल्कोहल कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अभी इनका नाम क्या है, उस नाम के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, IUPAC या फिर नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा आगे जिक्र करेंगे। लेकिन अभी हम इतना समझ गए हैं कि अल्कोहल कब कहेंगे, जब एलिफेटिक कार्बन पे OH होगा, और फिनॉल कब कहेंगे, जब बेंजीन यानी एरोमेटिक कार्बन पे, बेंजीन वाले कार्बन पे OH होगा, तभी हम उसको फिनॉल की कैटेगरी में लेके आएंगे। जैसे मैंने बात कर दिया है कि यहां पर मान लीजिए ये OH है और यहां पर भी मान लीजिए ये OH है। ठीक है, तो अब ये बेंजीन वाले कार्बन पे डायरेक्ट OH लग रखा है, बेंजीन वाले कार्बन पे डायरेक्ट OH लग रखा है, अब ये किस कैटेगरी में आ गया, फिनॉल की कैटेगरी में आ गया। आई बात समझ में? तो क्या बच्चे सिंपल इतना सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं अभी कि कौन अल्कोहल की कैटेगरी में होगा और कौन फिनॉल की कैटेगरी में होगा? बहुत सिंपल है बेटा, बहुत आसान है, ऐसा है जैसे लड्डू। ध्यान से रखना, बस इस बात का याद रखना, अगर बेंजीन वाले कार्बन पे डायरेक्ट OH लग रखा है तो ही हम फिनॉल बोलेंगे, अगर बेंजीन वाले कार्बन पे नहीं लग रखा है, यानी बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, अगर उस कार्बन पे अगर OH नहीं लग रखा है, बाकी किसी और कार्बन पे OH लग रखा है, तो वो एलिफेटिक कार्बन होता है, तो उस कैटेगरी को हम अल्कोहल वाला बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये एलिफेटिक वाले कार्बन पे OH है, यहां पर भी एलिफेटिक वाले कार्बन पे OH है, तो ये और ये क्या हो जाएगा अपने पास, दोनों अल्कोहल हो जाएगा। ये एरोमेटिक कार्बन पे OH है, ये एरोमेटिक कार्बन पे OH है, यानी कि बेंजीन वाले कार्बन पे OH है, तो ये दोनों ही क्या कैटेगरी हो जाएंगी, फिनॉल वाली कैटेगरी हो जाएंगी।
अभी इनका स्पेसिफिक नेम क्या है, इनका नाम क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में तो हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन अभी इतनी बातें समझ में हमें आ चुकी है ना बेटा, ठीक है, आ गई इतनी बातें समझ में। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ जरूर लेना, ठीक है ना। वैसे तो मेरे हिसाब से आ गया है, क्योंकि बहुत अच्छे में मैंने इसको डिटेल में बता दिया है, ठीक। अब आगे बात करते हैं इसकी नोमेनक्लेचर के बारे में, अल्कोहल फिनॉल के नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना। नोमेनक्लेचर लिख दो या फिर नेमिंग लिख दो, नेमिंग, ठीक है, नेमिंग ऑफ अल्कोहल और फिनॉल, ठीक है, कि किस तरह से मैं किस फिनॉल को क्या नाम दूंगा, किस अल्कोहल को क्या नाम दूंगा, ठीक है। जैसे यहां पर है ना बात, तो ये भी फिनॉल वाली कैटेगरी में मेंबर है, ये भी फिनॉल वाली कैटेगरी में मेंबर है, तो इस फिनॉल वाली कैटेगरी को मैं क्या नाम दूंगा, इस मेंबर को मैं क्या नाम दूंगा, इस मेंबर को मैं क्या नाम दूंगा, ठीक है। यहां पर ये भी अल्कोहल वाली कैटेगरी में, ये भी अल्कोहल वाली कैटेगरी में, तो इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, तो हम इसके बारे में आगे जिक्र करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि हम नोमेनक्लेचर पे चल रहे हैं, यानी नेमिंग ऑफ अल्कोहल पे चल रहे हैं। तो एक बात ध्यान सुनना, अल्कोहल फिनॉल नेमिंग पे जब चल रहे हैं तो इसमें सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा, अल्कोहल नेमिंग के बारे में, अल्कोहल नेमिंग के बारे में, ठीक है। तो अल्कोहल की नेमिंग किस तरह से याद रखनी बेटा, यहां पर नेमिंग में दो चीजें याद रखना है, एक तो आएगा IUPAC नेमिंग, ठीक, और दूसरा आएगा कॉमन नेमिंग। एक तो आएगा IUPAC नेमिंग, दूसरा क्या आएगा, कॉमन नेमिंग। अब IUPAC नेमिंग में हमने एक बात याद रखनी है, IUPAC नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, IUPAC नेमिंग जब अल्कोहल की करेंगे तो किस तरह से करना है, एक बात याद रखना, IUPAC नेमिंग में करेंगे एल्केन और सफिक्स लगाएंगे ऑल। अगर एल्केन वाले कार्बन पे OH है तो एल्केन ऑल हो जाएगा, ठीक। अगर एल्कीन वाले कार्बन पे है तो क्या हो जाएगा, एल्कीन ऑल, इस तरह से। और अगर अल्काइन वाले कार्बन पे हैं तो क्या हो जाएगा, अल्काइन ऑल, इस तरह से, क्योंकि ऑल इसमें सफिक्स होता है, ठीक है। अल्कोहल का ऑल क्या होगा, सफिक्स होगा, ठीक है। तो एल्केन ऑल बोल दो या एल्कीन ऑल बोल दो या अल्काइंस ऑल बोल दो, ठीक है। अगर एल्केन वाला होगा तो एल्केन के साथ लास्ट में ऑल लगा देना, क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है। तो एल्केन का लास्ट का ई हटा देना है, ठीक है, लास्ट का ई हटा और सफिक्स लगाया ऑल, क्योंकि एल्केन क्या होता है, इस तरह से होता है ना एल्केन बेटा, एल्केन, तो इस लास्ट का ई हटाते हैं और OH लगा देते हैं, ओ ऑल ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है ना। तो एल्केन ऑल हो जाएगा लास्ट का ई हट के। ऐसे एल्कीन में भी क्या आएगा, लास्ट में ई आएगा, तो इस ई को हटा के ऑल लगा दिया, ठीक है, यहां पर भी ऑल, यहां पर भी ऑल। ऐसे अल्काइंस में भी लास्ट में ई आता है तो उस ई को हटा के ऑल लगा दिया। तो इस तरह से अपने पास किस तरह से नेमिंग लिखना है, एल्केन ऑल या फिर एल्कीन ऑल या फिर अल्काइंस ऑल, इस तरह से, ठीक है ना। ऑल सफिक्स से ऑल को बाद में पढ़ना है, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, ये तो मैंने इसका IUPAC के बारे में बात कर ली, लेकिन कॉमन इसका इससे भी ज्यादा इजी है। कॉमन में क्या है, जो एल्केन है, ठीक है, उसको अल्काइल ग्रुप के तौर पे हम लेंगे, तो इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, अल्काइल, और लास्ट में जो अल्कोहल है उस अल्कोहल ग्रुप को अल्कोहल ही पढ़ेंगे, इस तरह से, ठीक, इस तरह से। अगर IUPAC में चलेंगे तो एल्केन ऑल, और कॉमन में चलेंगे तो अल्काइल अल्कोहल, इस तरह से। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज को, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए CH3OH है, ठीक है, CH3OH है, तो अगर मैं इसका IUPAC लिख रहा हूं, IUPAC नेम लिख रहा हूं, पहले IUPAC नेम लिख रहा हूं, तो एक कार्बन का यहां पर पेरेंट चेन बन रहा है, ये वाला, ठीक है। एक कार्बन का अगर पेरेंट चेन है तो एक कार्बन के एल्केन को हम क्या कहेंगे, यहां पर IUPAC में एक कार्बन के एल्केन को कहते हैं मीथेन, इस तरह से। लास्ट का ई हटाया, मीथेन का लास्ट का ई हटाया और सफिक्स लगाया ऑल, तो क्या हो गया, मीथेन ऑल। ऐसे अगर मैं इसका कॉमन लिखना चाहूं तो कॉमन में क्या होगा कि कॉमन में अल्काइल ग्रुप को हम अलग पढ़ेंगे। तो यहां पर कितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन के अल्काइल ग्रुप को मिथाइल कहते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिथाइल, और OH को हम कहेंगे सीधा अल्कोहल,
ठीक है ना। तो अल्काइल अल्कोहल मतलब मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, और एल्केन ऑल मतलब मीथेन ऑल। तो ये ऊपर वाला आईयूपीएसी, नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए CH3 CH2OH, यहां पर हमने बात करी। अब एक बार इसका कॉमन लिखेंगे और एक बार इसका आईयूपीएसी। पहले मैं यहां पर आईयूपीएसी नेम लिखता हूं। आईयूपीएसी अगर मैं लिख रहा हूं तो ये देखो यहां पर 2 कार्बन की पेरेंट चेन बनेगी। नंबरिंग वहां से शुरू होता है जहां से OH आता है, या पर जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप जल्दी आता है। तो 1 2, ठीक है ना। तो यहां पर 2 कार्बन का एल्केन है, तो 2 कार्बन के एल्केन को हम क्या नाम देते हैं, इथेन देते हैं ना, इथेन। और इथेन के लास्ट में क्या लग गया, ऑल, इथेन ऑल। ऐसे अगर बात कर दिया तो 2 कार्बन के जो यहां पर कंपाउंड है, 2 कार्बन का अल्काइल को हम क्या नाम देते हैं, इथाइल। क्या नाम देते हैं, इथाइल। और लास्ट में क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर इथेन ऑल और इथाइल अल्कोहल इस तरह से हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट जिक्र अगर मैं करता हूं बेटा, ऐसे हम आगे भी बात कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। यहां पर अगर इसका आईयूपीएसी लिखते हैं तो आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, इथीन। 2 कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया तो इथीन बनता है। तो क्या बन गया इसको, इथीन, और लास्ट का ई हटा के ऑल आएगा, इथीन ऑल। और ऐसे अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूं तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये अपने पास, ठीक है, इथिलीन बनता है, इथिलीन अल्कोहल। क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का इथिलीन अल्कोहल, ठीक है। तो बहुत इजी है ये चीजें करना। ऐसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 3 कार्बन का अल्कोहल ले लेता हूं, ये OH। तो अगर मैं इसका आईयूपीएसी लिख रहा हूं तो 3 कार्बन का OH है, यहां पर मैं पेरेंट चेन ले रहा हूं, नंबरिंग यहां से जहां से OH जल्दी मिला 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन पे अगर हम बोले एल्केन के ले तो 3 कार्बन के एल्केन को प्रोपेन बोला जाता है। 1 पे ऑल है तो 1 ऑल लिख भी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 1 को ना लिखते हुए सीधा ऑल लिख सकते हैं। प्रोपेन और ऑल इस तरह से जोड़ दिया, प्रोपेन ऑल, ठीक है। अब ये हमने आईयूपीएसी में प्रोपेन ऑल बोल दिया। कॉमन में क्या हो जाएगा, यहां पर 3 कार्बन के अल्काइल को बोला जाता है प्रोपाइल। क्या बोला जाता है, प्रोपाइल। और ये OH है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर कंपाउंड हो जाएगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है बेटा। ऐसे अगर मैं जिक्र करता हूं किसके बारे में, इसी 3 कार्बन का कंपाउंड अपने पास है, यही 3 कार्बन का अल्कोहल है CH3 CH। लेकिन अब मैंने ये CH3 यहां पर जो है ये बीच वाले कार्बन पे क्या ला गया, OH ला गया, ठीक है। तो बीच वाले कार्बन पे OH ला गया तो इसको हम क्या कहेंगे, बीच वाले कार्बन पे जब OH आ गया तो ये अपने पास क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया, ठीक। 2 डिग्री कार्बन पे OH है। पहले तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर बात करते हैं, पहले तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा कि यहां पर देखो OH अब दूसरे कार्बन पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, या फिर यहां से कर लो 1 2 3, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों जगह से दूसरे वाले कार्बन पे OH आ रहा है। तो अब अगर मैं इसका क्या लिखना चाहूंगा आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, किस, प्रोपेन बोलेंगे, ठीक। अब प्रोपेन के दूसरे वाले कार्बन पे क्या है, ऑल, प्रोपेन टू ऑल हो गया, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल हो गया। लेकिन अगर कॉमन में लिखता हूं तो कॉमन में क्या हो जाएगा, कॉमन में क्या हो जाए, अल्काइल अल्कोहल लिखना है। कॉमन में क्या लिखना है, अल्काइल अल्कोहल। तो अल्काइल अल्कोहल किस तरह से लिखेंगे, अभी ये 3 कार्बन के अल्काइल को प्रोपाइल कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर 3 कार्बन के अल्काइल को प्रोपाइल कहा, तो ये 1 डिग्री वाले कार्बन पे OH लग रखा था, ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन पे OH लग रखा था। लेकिन यहां पर सेकेंडरी कार्बन पे OH लग रखा है। तो अगर प्राइमरी कार्बन पे OH लग रखा है तो यहां पर ये बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल। तो प्राइमरी को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यानी 1 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला प्रोपाइल है, तो 1 डिग्री वाले कार्बन को लिखा भी नहीं जाता है, यानी कि लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने उस 1 डिग्री को हटा के सीधा प्रोपाइल अल्कोहल लिख दिया। और सबसे अच्छा तरीका ऐसे होता है कि 1 डिग्री को ना लिखो, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1 डिग्री अगर कहीं पर हो या फिर 1 हो तो उसको लिखो, ना लिखो कोई मतलब नहीं बन जाता। इसको इससे बढ़िया है कि हटा दो 1 वाले पोजीशन।
ठीक है। अगर दूसरी तीसरी पोजीशन पे अगर OH आ रखा है तो उसको लिखना पड़ता है फिर 2 ऑल 3 ऑल इस तरह से, है ना। जैसे यहाँ पर लिख दिया 2 ऑल 3 ऑल इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर प्रोपेन ऑल, यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल, अगर मैं बोलूँ 1 पोजीशन पे क्या था ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक, या फिर डायरेक्ट प्रोपेन ऑल लिख दिया, 1 को हटा दिया। लेकिन यहाँ पर नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ पर पोजीशन दूसरी है। अगर 1 पोजीशन पे आता है तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन पोजीशन दूसरी है तो 2 ऑल वो लिखना है। दूसरी तीसरी कोई अदर पोजीशन हो तो वहां पर वो चीज लिखना होता कि किस पोजीशन पे OH है, यानी कि उसको दिखाना होता है। लेकिन अगर पहली पोजीशन पे उसको हटा सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर प्राइमरी वाले कार्बन पे 1 डिग्री वाले कार्बन पे देखो, यहाँ पर 1 डिग्री वाला कार्बन पे OH है तो इसको बोल दिया प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। लेकिन यहां पर 2 डिग्री वाले प्रोपाइल पे क्या है, 2 डिग्री वाले प्रोपाइल पे OH है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल तो बोल दिया। अब एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यहां पर जैसे हमने बोला कि ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप लग रखा है। इस कार्बन के इन दोनों साइड अगर देखो, इस साइड भी और इस साइड भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, दोनों मिथाइल हैं, दोनों एक जैसे ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल, ठीक है। तो जब इस वाले कार्बन दोनों साइड क्या होते हैं, किसी कंपाउंड के दोनों साइड अगर सेम ग्रुप हो, यानी कि सेम मिथाइल हो, मतलब सेम ग्रुप हो, यानी मिथाइल मिथाइल अगर दोनों साइड है तो जब सेम चीज होता है तो उसको नाम देते हैं आइसो। क्या नाम देते हैं उसको, आइसो। तो इसको मैं दूसरा कॉमन में क्या नाम दे सकता हूं, आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। ये देखो, ये ऐसा प्रोपाइल है जिसके बीच वाले कार्बन के दोनों साइड क्या है, दोनों CH3 हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इसको हम आइसो भी नाम दे सकते हैं कि कोई दो साइड अगर एक जैसी हो गई तो आइसो नाम दे सकते हैं। तो इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी प्रोपाइल तो है ही, लेकिन इसका दूसरा कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसो, ठीक है। ये वाला जो सेकेंडरी कार्बन है वो आइसो वाला है, ठीक है। तो आइसो प्रोपाइल, क्या बोल दिया इसको, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो चाहे हम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोल दीजिए, चाहे आइसो प्रोपाइल अल्कोहल बोल दीजिए, इसमें कॉमन में एक ही चीज है, ठीक है। अब अगर मैं मान लीजिए 4 कार्बन वाला कंपाउंड यहां पर ले रहा हूं, CH3 CH2 CH2 और यहां पर CH2OH, इस तरह से मैंने कोई कंपाउंड लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इसकी नेमिंग करता हूं तो नेमिंग करने पर क्या होगा, यहां पर देखिए ये पेरेंट चेन, ठीक है। अगर मैं इसकी IUPAC कर रहा हूं तो नंबरिंग कहां से होगा, यहां से 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से 4 कार्बन को ब्यूटेन कहेंगे एल्केन में। तो ब्यूटेन के फर्स्ट पोजीशन पे ऑल है तो उस फर्स्ट पोजीशन को लिखने की जरूरत नहीं बनती, ब्यूटेन ऑल कर देंगे, सिंपल, ठीक। आई बात समझ। और अगर कॉमन में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा अल्काइल हो जाएगा, ब्यूटाइल अल्काइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं क्या लिखूंगा, कॉमन में ब्यूटाइल और ब्यूटाइल के साथ अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा यहाँ। आई बात समझ में, यहां पर ब्यूटेन ऑल और ये ब्यूटाइल अल्कोहल, इस तरह से अपने पास हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करता हूं, यही चार कार्बन वाला कंपाउंड्स हैं, CH3, ठीक है, CH2 और इस तरह से अब मैं यहां पर OH लेके आ रहा हूं इस तरह से, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना इस चीज को, कि अगर मैं यहां पर पेरेंट चेन ले रहा हूं ये चीज, अब नंबरिंग दूसरे वाले पे OH लग रखा है तो 1 2 यहां से नंबरिंग करेंगे 3 4, ठीक है, ये चीज। अब मैं इसका IUPAC लिख रहा हूं और कॉमन लिख रहा हूं। IUPAC में क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को मैंने क्या बोला है, ब्यूटेन, ठीक है, एल्केन, ब्यूटेन हो गया, ठीक। ब्यूटेन के किस पोजीशन पे ऑल है, दूसरे पोजीशन पे ऑल है, तो ये हो गया ब्यूटेन ऑल। आई बात समझ, ब्यूटेन ऑल। ब्यूटेन ऑल तो लिख दिया, लेकिन अगर कॉमन में लिखेंगे तो कौन से डिग्री पे OH है, 2 डिग्री कार्बन पे OH है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन क्या है, 2 जगह से कार्बन से लगा हुआ है, इधर से भी कार्बन इधर से भी कार्बन, तो इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। अब 2 डिग्री कार्बन पे OH है तो अब इसको 2 डिग्री कार्बन पे जब OH होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। क्या बोल दिया इसको, सेकेंडरी। तुम इस तरह से भी लिख सकते हो सेकेंडरी, या फिर 2 डिग्री बना के भी लिख सकते हो। तो सेक मतलब सेकेंडरी में, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, ठीक है, SEC सेक, शॉर्ट फॉर्म में सेकेंडरी को सेक, इस तरह से लिख दिया सेकेंडरी। और फिर क्या लिख दिया, ब्यूटाइल अल्कोहल,
ठीक है, तो इस तरह से नाम समझ में आ रहा होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसे अगर मैं जिक्र करता हूं कि इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा कि ये 4 कार्बन मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसा ये चीज, ठीक है, ये चीज यहां पर ये 4 कार्बन और यहां पर लग गया OH। आई बात समझ, यहां पर क्या लग गया, ये OH लग गया। अब एक बात ध्यान सुनना, अब मैं इसका अगर IUPAC लिख रहा हूं, इसका सबसे पहले IUPAC, तो IUPAC में क्या हो जाएगा, कोई पेरेंट चेन ले लो, मान लीजिए ये पेरेंट चेन ले ली, 3 कार्बन की पेरेंट चेन, ये ऊपर वाली पेरेंट चेन ले ली, ऐसे में नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन पहले, ये 3 कार्बन की पेरेंट चेन, ठीक, और प्रोपेन के दूसरी पोजीशन पे ऑल, तो इसको पहले बाद इस तरह से लिखो, ठीक है, और दूसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। तो ये मिथाइल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, पहले सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, तो दूसरी पोजीशन पे ये मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल है, ठीक है, इस प्रोपेन के दूसरे पे मिथाइल है, और फिर ये प्रोपेन है, ठीक, 2 मिथाइल प्रोपेन, और दूसरे पे आ गया ऑल, ठीक है, प्रोपेन का लास्ट का ई हटाया और उसकी दूसरी पोजीशन पे आ गया ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, इस तरह से। और अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूं, कॉमन क्या है, ध्यान से सुनना, यहां पर टर्सरी वाले कार्बन पे है, ये 3 डिग्री वाला कार्बन है, क्योंकि ये 3 जगह कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। जो जितने कार्बन से अटैच होगा वो उतने डिग्री कार्बन से हो जाएगा। जैसे ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये टर्सरी कार्बन हो गया, इसलिए इसको हमने कर दिया टर्सरी, ठीक है, टर्सरी पोजीशन पे लग रखा है, जैसे अभी तक सेकेंडरी पे लग रखा था ना, तो अब ये टर्सरी पोजीशन पे लग रखा है, तो इसको टर्सरी पोजीशन को TERT इस तरह से शॉर्ट फॉर्म कर दिया, टर्ट। वैसे टर्सरी पूरा लिख सकते हैं या फिर 3 डिग्री पूरा लिख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में टर्ट लिख दिया, टर्सरी। और ये 4 कार्बन का अल्कोहल है, तो क्या बोल दिया, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आई बात समझ, ये चीज हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक लास्ट कंपाउंड मैं तुम्हें दे देता हूं, 4 कार्बन का ही, इस तरह से CH3 CH3 और यहां पर कर दिया CH2OH, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान से समझना है इसमें होगा क्या। अभी अगर मैं इसमें नेमिंग करता हूं, तो ये इसकी पेरेंट चेन बन गई, जहां पर OH लग रखा है ये इसकी पेरेंट चेन बन गई भाई, ये वाला, ठीक है, ये पेरेंट चेन बन गई, 3 कार्बन की पेरेंट चेन बन गई, और पहले कार्बन पे OH है, यहां से नंबरिंग 1 2 3। अगर मैं इसका IUPAC करता हूं, तो IUPAC में क्या आ जाएगा भाई, दूसरे कार्बन पे मिथाइल, तो वही चीज लिखना है, दूसरे कार्बन पे मिथाइल, ठीक है, वही चीज लिख रहे हैं, 2 मिथाइल, टू पे मिथाइल है, दूसरे कार्बन पे मिथाइल, 2 मिथाइल, और प्रोपेन के 1 पोजीशन पे ऑल, प्रोपेन 1 पोजीशन पे ऑल, तो 1 लिखो ना, लिखो, तो प्रोपेन ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल हो गया, ठीक है, 2 मिथाइल क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल हो गया। लेकिन अगर इसका कॉमन लिखूं, तो कॉमन कैसे लिखूंगा, अब कॉमन क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इसका कॉमन क्या हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये अपने पास पेरेंट चेन है, तो उस पेरेंट चेन के हिसाब से तो हम क्या लिखते हैं, IUPAC, पेरेंट चेन के हिसाब से हमेशा IUPAC लिखा जाता है, कॉमन कभी पेरेंट चेन के हिसाब से नहीं लिखा जाता है। पेरेंट चेन हम किसके लिए लेते हैं, IUPAC के लिए लेते हैं, ठीक है। और ये चीज मैंने कहां पर बताई है, जहां पर मैंने तुम्हें IUPAC पढ़ाया है, GOC के अंदर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने IUPAC वहां पर अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो वहां पर ये चीजें बता रखी हैं कि भाई कॉमन के टाइम पे हम पेरेंट चेन नहीं लेते हैं, केवल IUPAC के टाइम पे हम पेरेंट चेन लेते हैं। तो उस GOC वाले लेक्चर को भी देख लेना बेटा, क्योंकि वहां से तुम्हारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं IUPAC के रिगार्डिंग। अगर तुमने GOC वाला लेक्चर अच्छे से देख लिया, IUPAC वाला लेक्चर अच्छे से देख लिया, फिर एक भी जगह तुम क्या नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे कभी भी IUPAC लिखने में या फिर कॉमन नेम लिखने में, ठीक है ना। तो वो मैंने GOC वाले में बता रखा है, ठीक है। यहां पर सिंपल अगर बात करते हैं इस चीज के बारे में कि अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो पेरेंट चेन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। अब ये 4 कार्बन के हिसाब से मैं अगर इसका क्या लिख रहा हूं, नेम लिख रहा हूं, ठीक है। तो नेम क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम,
अब देखना बेटा यहां पर कि इस कार्बन पे OH लग रखा है, इस कार्बन पे OH लग रखा है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ रखा है। इसकी दो साइड देखो, कोई इधर भी देखो ये CH3 सेम, इसकी इस साइड भी देखो CH3 सेम। जब किसी कंपाउंड पे मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप आ गए, दो साइड से मिथाइल ग्रुप आ गए, तो दोनों क्या हो गए, सेम सेम। जब सेम सेम हो जाते हैं दोनों साइड, तो नाम क्या देते हैं, आइसो। क्या नाम देते हैं, आइसो। तो इसको हमने क्या बोल दिया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज को मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि कुछ किताबों में ना इसको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बोला गया है इसको, तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल नहीं है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये चीज है, ठीक है, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। वो क्या सोचते हैं कि CH3 और CH3 यहां पर जो है दो एक जैसे आ गए, लेकिन यहां पर तीसरा भी है CH3, ठीक है ना। तो इसको आइसोब्यूटाइल नहीं बोलते हैं, इसको टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं, क्योंकि कुछ किताबों में मैंने देखने को मिला है, तो उन किताबों में थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यही अपने पास टर्सरी ब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल नहीं। आइसोब्यूटाइल बनाना है तो आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात अपने पास है बेटा, ठीक है ना। अगर किसी की बुक्स वगैरह में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा तो वहां पर ये चीज आइसोब्यूटाइल लिख रखा होगा, लेकिन आइसोब्यूटाइल ये चीज है, इस बात को ध्यान रख लेना, उस चीज को वहां पर करेक्ट कर लेना भाई, ठीक है ना। जैसे एनसीईआरटी के तौर पर, पुरानी एनसीईआरटी पे ये चीजें देखने को मिलता था, लेकिन अब जाके वो करेक्शन हुई है। लेकिन पुरानी एनसीईआरटी अगर किसी के पास होगी तो उन चीजों पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, तो इसको करेक्ट कर लेना, या फिर किसी दूसरी बुक पे भी एक चीजें करेक्ट कर लेना कि ये टर्सरी ब्यूटाइल है और ये आइसोब्यूटाइल है। आई बात समझ में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर हो रहे हैं, यहां पर सेकेंडरी प्रोपाइल को ही हम क्या कर रहे हैं, आइसोप्रोपाइल करें, क्योंकि सेकेंडरी प्रोपाइल के दोनों साइड ही क्या है, मिथाइल मिथाइल है, इसलिए हम इसको आइसोप्रोपाइल करें। आई बात समझ में, इस बात को याद रख लेना। तो अल्कोहल की आईपीएसी तो हो गई है सिंपल, यहां पर हम थोड़ा ही अल्कोहल की आईपीएसी करी है। आईपीएसी का पूरा लेक्चर मैंने जीओसी में बता रखा है, तो वहां से आईपीएसी देख लेना, फिर कोई गलती नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फिनॉल की भी आईपीएसी के बारे में, ठीक है। फिनॉल के आईपीएसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी या फिर नेमिंग ऑफ फिनॉल, ठीक है, नेमिंग ऑफ फिनॉल के बारे में बात करते हैं। फिनॉल के बारे में, ठीक है, अगर फिनॉल के बारे में बात करें तो देखो आईयूपीएसी में और कॉमन में, ठीक है। अगर आईयूपीएसी के जिक्र करें बेटा तो आईयूपीएसी में इसको फिनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। फिनॉल तो आईयूपीएसी में कहते हैं, फिनॉल भी कह सकते हैं, या फिर बेंजीन ऑल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेंजीन ऑल, बेंजीन का लास्ट का ई हट के ऑल हो जाएगा, बेंजीन ऑल। तो फिनॉल कह लो, बेंजीन ऑल कह लो। कॉमन में क्या हो जाएगा, कॉमन में हो जाता है फिनाइल अल्कोहल या फिर बेंजाइल अल्कोहल, इस तरह से, ठीक है, ये कॉमन में हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर अब नेमिंग करता हूं तो जैसे सिंपल सा अपने पास क्या है, ये फिनॉल है, यहां पर बेंजीन पे OH है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आईयूपीएसी लिखा, तो आईयूपीएसी में तो इसका नाम हो गया फिनॉल, ठीक, फिनॉल नाम हो गया। लेकिन अब यहां पर कॉमन में क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल नाम दे दीजिए, या फिर फिनाइल अल्कोहल नाम दीजिए, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैंने यहां पर ध्यान से सुनना है इस चीज को, कि अगर मैंने यहां पर 2 OH लगा दिया, ठीक, ये दूसरी पोजीशन पे दूसरा OH, अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका नाम, अगर मैं यहां पर आईयूपीएसी चल रहा हूं तो आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, बेंजीन के पहले कार्बन पर और दूसरे कार्बन पे 2 पे ऑल आ गया, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन, जैसे मैंने बोला बेंजीन ऑल, तो इसको लिख दो बेंजीन, ठीक है। अब फिनॉल नहीं लिखा जाएगा, अब बेंजीन के फॉर्म में लिखा जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइऑल, क्या हो जाएगा 1,2 डाइऑल, इस तरह से बेंजीन 1,2 डाइऑल। और अगर मैं कॉमन लिखूं तो कॉमन क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉमन अगर मैं क्या बोलूंगा, कॉमन क्या इस तरह से, इसका नाम कॉमन मैं भी बताऊंगा, इनका कॉमन क्या होता है इसके बारे में भी बताता हूं। पहले दूसरा भी मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है।
दूसरा भी मैं लिख लेता हूं, ये OH और तीसरे पे ये OH, तीसरा भी लिख लेता हूं चौथी पोजीशन पे वाला, ठीक है, पहले पे OH और इसकी चौथी पोजीशन पे OH। यहां पर पोजीशन कर लेते हैं 1 2 3, यहां पर 1 2, ठीक है, 3 4। अब देखो यहां पर अगर मैं इसका अगर IUPAC लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, अब बेंजीन 1,3 डाइऑल हो जाएगा। और अगर मैं इसमें अगर IUPAC लिख रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का लास्ट का ई हटके बेंजीन के 1,4 डाइऑल, इस तरह से हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ये IUPAC लिख दिया, अब कॉमन की बात, तो कॉमन के बारे में अगर बात करते हैं तो कॉमन में इसको बोलते हैं कैटेकॉल। क्या बोलते हैं इसको, कैटेकॉल, कैटेकॉल, ठीक। इसको बोलते हैं रिसर्सिनॉल, रिसर्सिनॉल, सर्सिनॉल, रिसर्सिनॉल, और इसको बोलते हैं क्विनॉल, क्विनॉल। तो इस तरह से हम यहां पर याद रखेंगे CRQ, CRQ के फॉर्म में याद रखेंगे कि 1 2 को तो क्या कहेंगे CRQ, C मतलब कैटेकॉल, 1 3 को क्या कहेंगे रिसर्सिनॉल, और 1 4 को क्या कहेंगे क्विनॉल। तो क्या रखेंगे CRQ, ठीक है ना। यहां पर ये C फॉर कैटेकॉल, R फॉर रिसर्सिनॉल, Q फॉर क्विनॉल। तो इस तरह से इसको याद रखना है इसमें कॉमन नेम में, ठीक है ना, इस तरह से इसको कॉमन नेम दिया जाता है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं कि ये अपने पास फेनॉल है, ठीक। अब इस फेनॉल के दूसरे कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप लग रखा है, ठीक। अब अगर मैं वही चीज कह रहा हूं कि इस फेनॉल के तीसरे कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा है, और अब कह रहा हूं कि इस फेनॉल के चौथे कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा है, सॉरी CH3 ग्रुप लगा है, ये चीज। अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अगर नेमिंग के बारे में मैं बात करता हूं, इसकी नेमिंग किस तरह से हो जाएगी बेटा, ध्यान से सुनना। यहां पर सबसे पहले IUPAC, तो IUPAC में क्या हो जाएगा, ये तो फेनॉल है, ठीक, और फेनॉल के दूसरी पोजीशन पे क्या है 1 2, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल फेनॉल, ठीक है। पेरेंट चेन फेनॉल है तो लास्ट में लिखा जाता है, पेरेंट का नाम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, तो फेनॉल लास्ट में लिख दिया, फेनॉल की दूसरी पोजीशन पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल फेनॉल हो गया। यहां पर क्या हो 1 2 3 पोजीशन पे मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल फेनॉल, ठीक। यहां पर 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या है मिथाइल, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल फेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास यहां पर 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल फेनॉल, इस तरह से हो गया। अब इसका आता है क्या, कॉमन नेम। कॉमन नेम बहुत इजी है, यहां पर कॉमन नेम किस तरह से करना है, इसको इन सबको क्रिसॉल बोला जाता है, ठीक है। जब फेनॉल के साथ मिथाइल ग्रुप आता है तो उस सबको क्या बोला जाता है, क्रिसॉल। क्या बोला जाता है, क्रिसॉल बोला जाता है। तो अगर इन सबको क्रिसॉल बोल रहे हैं तो अब एक बात याद रखना है कि सारी चीजों को क्रिसॉल बोला जाता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या बोलेंगे कि फेनॉल की दूसरी पोजीशन पे क्या है CH3 है, तो इसको क्रिसॉल, ठीक है। तो इस क्रिसॉल को हम बोलते हैं ऑर्थो क्रिसॉल, ओ क्रिसॉल, ऑर्थो पोजीशन, दूसरी पोजीशन ऑर्थो होती है तो ओ क्रिसॉल हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या कह दिया, ओ क्रिसॉल, यानी कि ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक। ये तीसरी पोजीशन को मेटा कहते हैं, तो ये एम क्रिसॉल यानी कि मेटा क्रिसॉल। चौथी पोजीशन को पैरा कहते हैं, इसलिए पी क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर क्रिसॉल क्रिसॉल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसको हम बात कर सकते हैं 2 मिथाइल फेनॉल को हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ऑर्थो भी लिख सकते हैं, दूसरी पोजीशन को ऑर्थो बोल रहे हैं तो ऑर्थो मिथाइल फेनॉल भी हम बोल सकते हैं, इसको ओ मिथाइल फेनॉल भी बोल सकते हैं, ओ मिथाइल फेनॉल, ठीक है, ऑर्थो मिथाइल फेनॉल। ऐसे इसको क्या बोल सकते हैं, मेटा पोजीशन पे मिथाइल है तो मेटा मिथाइल फेनॉल या फिर एम मिथाइल फेनॉल, ठीक है। और ऐसे ही इसको क्या कह दिया, पैरा मिथाइल फेनॉल।
तो इस तरह से यहां पर फिनॉल की भी थोड़ा सा IUPAC हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस चीज को देखिएगा, इस चीज को अच्छे से छाप लो बेटा पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल वाले पे। पहले इसको छाप लो अच्छे से, ठीक है ना। ठीक है, इतनी चीज कंप्लीट हो गई, छाप लिया। आगे बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। तो क्लासिफिकेशन, अगर अल्कोहल और फिनॉल की बात करते हैं तो दो प्रकार की इसकी क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, कितने OH ग्रुप लग रहे हैं उसके बेस पे, ठीक। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये चीज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप की बात करें तो तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पे, जिसमें हम बोल सकते हैं मोनो हाइड्रोक्सी, ठीक है। मोनोहाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम भी होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। मोनोहाइड्रिक भी बोल सकते हैं, हाइड्रिक अल्कोहल। इसको दूसरा होता है डाइहाइड्रोक्सी या फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट इसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी या फिर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस पे। अब अपने पास है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे दो प्रकार का, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 के बेस पे बात करें तो तीन प्रकार का है। सबसे पहले अल्काइलिक अल्कोहल, दूसरा अलाइलिक अल्कोहल, तीसरा बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। sp2 के बेस पे दो प्रकार का है, विनाइलिक अल्कोहल और अराइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो इसको एक एक करके करते हैं अभी, ठीक है। पहले हम किस पे कंप्लीट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप के बेस पे। तो इसके नंबर के बेस पे तीन टाइप का है, मोनो हाइड्रिक अल्कोहल या फिर मोनोहाइड्रोक्सी बोल सकते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, फिर डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल और फिर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। इसको यहां पर ध्यान से, मोनोहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रोक्सी को हम मोनोहाइड्रिक भी बोल रहे हैं, मोनोहाइड्रिक, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। यहां पर डाइहाइड्रोक्सी को डाइहाइड्रिक अल्कोहल और यहां पर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यहां पर ध्यान सुनना, नाम में ही काम है। मोनोहाइड्रिक मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो मोनो का मतलब है सिंगल
ठीक, और हाइड्रिक का मतलब OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम नाम देंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए CH3OH, तो यहाँ पर एक ही OH है, ऐसे ही CH3CH2 एक OH यहाँ पर इस कंपाउंड में भी, ऐसे ही CH3CH2 CH2OH इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है, एक ही OH है। ऐसे अगर मैं बात करूँ CH3CH3 ऐसे इसमें भी एक OH। तो देखो यहाँ एक OH एक OH एक OH एक OH, तो जहां भी एक OH वाले एलिफेटिक कंपाउंड होगा, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अल्कोहल मतलब एलिफेटिक वाले कंपाउंड पे। डाइहाइड्रिक मतलब डाई का मतलब होता है बेटा 2, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 OH या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 OH ग्रुप containing aliphatic compound, aliphatic compounds, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने CH3CH और इसमें लगा दिए 2 OH ऐसा, तो ये हो गया अपने पास। ऐसे अगर मैं बात करता हूं CH2 एक ही कार्बन पे 2 OH, ऐसे अगर मैंने बात करी CH2 इस कार्बन पे भी OH इस कार्बन पे भी OH, तो इस तरह से अपने पास ये चीजें हो गया, यानी कि 2 OH कंटेनिंग वाले एलिफेटिक कार्बन, तो वो क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी में आ जाएगा। आई बात समझ, इस तरह से। अब अगर मैं पॉलीहाइड्रोक्सी की बात करता हूं तो 2 से ज्यादा OH कंटेनिंग वाले कंपाउंड, यानी 3, 4, 5 कुछ भी अगर कंटेनिंग है तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी में आ जाते हैं। इस बात को याद रखना है। पॉली मतलब मैनी बोल दीजिए, या फिर मोर देन 2, 2 से ज्यादा, मोर देन 2। हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड या फिर एलिफेटिक कंपाउंड, उसको कहेंगे पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना बेटा, इसमें अगर ये है ना डाइहाइड्रिक, ये वाला यानी 2 OH, तो इसका एक नाम है, जैसे मैंने बोले इसका नाम अपने पास आईपीसी क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डायोल, इथेन डायोल। वैसे इसका एक कॉमन नेम है इंपॉर्टेंट, जिसको बोला जाता है ग्लाइकॉल। क्या बोला जाता है, ग्लाइकॉल। इसका एक कॉमन नेम है ग्लाइकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऐसे ही पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि 2 से ज्यादा, जैसे मैंने बोल दिया CH2 यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, तो 3 OH लगे। तो अगर आईपीएसी करें तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल होगा। लेकिन इसमें कॉमन में क्या है, कॉमन में काफी इंपॉर्टेंट नेम है इसका, इसका नाम है ग्लिसरॉल। इसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। और ये ग्लिसरॉल क्या होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पे बिकता है मार्केट में, ठीक है ना। और उस ब्यूटी प्रोडक्ट को बोला जाता है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल ही उसमें क्या होता है ग्लिसरीन में, ठीक है। तो ग्लिसरॉल ये चीज है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पे भी यूज होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पे भी यूज होता है। और दूसरा ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पे भी यूज होता है। और दूसरा क्या है, अगर कहीं पर क्या हो जाए, फट जाए, है ना, स्किन फट जाए या फिर मुंह में छाले आ जाए, तो इसी ग्लिसरॉल को वो दवाई के तौर पे दिया जाता है। मुंह के छाले पे भी लगा दिए तो मुंह के छाले भी मिट जाते हैं, ठीक है। हाथ पांव अगर फट जाए ठंडी की वजह से, ठीक, तो उसको क्या हो जाएगा, एज अ मॉइस्चर के तौर पे ये अच्छे से काम कर लेता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ वहाँ पर हो जाता है। या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट यानी बहुत सारी क्रीम्स वगैरह में भी है ना, फेशियल क्रीम या फिर बॉडी लोशंस में इसका यूज़ होता है, किसका, ग्लिसरॉल का, ठीक है। एक ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट दूसरा मेडिकल पर्पस वाला कंपाउंड है, जैसे CH2 CH 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 इस तरह से,
और ये CH2। ठीक है, अब इन पे एक एक OH लगा दो, 6 कार्बन बना दिए हैं और सब पे एक एक OH। ठीक है, हेक्सेन पे 6 OH, तो हेक्सेन क्या इसका आईपीएस से करेंगे तो हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल, इसका क्या हो जाएगा आईपीएससी हो जाएगा। पर इसका एक कॉमन नेम है काफी इंपॉर्टेंट, जिसको हम सॉर्बिट्रॉल भी कहते हैं, सॉर्बिट्रॉल। ठीक है, और दूसरा भी बोलते हैं इसको, सॉर्बिट्रॉल बोल दो या फिर क्या बोल दो, मैनिटॉल, मैनिटॉल बोल सकते हैं इसको, सॉर्बिट्रॉल या फिर क्या बोल दिया इसको, मैनिटॉल। ठीक है, तो ये भी इसका एक कॉमन नेम है और बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड होता है मेडिकल पर्पस के लिए, क्योंकि ये खांसी वाली दवाइयों के लिए यूज होता है, जैसे कफ सिरप वगैरह में यूज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये है जैसे कफ सिरप में यूज होता है, कफ सिरप वगैरह में यूज होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी के बेस पे मोनो, डाई और पॉली हाइड्रोक्सी कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा पे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे जो है ये 3 प्रकार का है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे ये 3 प्रकार का है। सबसे पहला क्या है, अल्काइलिक अल्कोहल, दूसरा है अलाइलिक अल्कोहल, और तीसरा क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक, यहां पर इस बात को समझना बेटा, क्लासिफिकेशन तो वैसा ही है बिल्कुल अल्कोहल फिनॉल का, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन बिल्कुल वैसा ही। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं अल्काइलिक अल्कोहल, तो इससे पहले मैंने तुम्हें हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में भी यही चीजें समझाई कि अल्काइलिक अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है, अलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होता है। अब वहां पर हेलोजन था तो हैलाइड्स बोला, यहां पर OH है तो अल्कोहल हो जाएगा, अल्काइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। तो यहां पर क्या है, अल्कोहल वाली बात है, OH है इसलिए। ठीक है ना, तो यहां पर याद क्या रखना, अल्काइलिक अल्कोहल में क्या होगा, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन दोनों पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। ऑल अल्फा एंड बीटा कार्बन क्या होने चाहिए, अल्फा और बीटा कार्बन क्या होने चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। ठीक, और उसी अल्फा कार्बन कौन सा होगा, जिस पर OH ग्रुप लगा हो, OH ग्रुप वाला कार्बन यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या हो जाएंगे, जो जिसपे भी ये अल्फा कार्बन जितने कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है वो बीटा कार्बन हो जाएंगे। ठीक है ना, ये अल्फा बीटा गामा ईटा कार्बन मैंने क्या है GOC में बता रखा है, GOC वाला लेक्चर देख लेना वहां पर। ठीक है ना, ऐसे ही मैं बात करता हूं अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल में क्या याद रखना है, ओनली अल्फा कार्बन sp3 होगा, बीटा कुछ भी हो सकता है, बीटा कार्बन sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, लेकिन यहां पर अल्फा कार्बन क्या होगा, ओनली sp3। अब यहां पर क्या रखना है, बेंजाइलिक में अल्फा कार्बन sp3 तो होगा ही होगा, लेकिन जो अल्फा कार्बन है फिर वो अल्फा कार्बन डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट अटैच विद किसके साथ अटैच है, बेंजीन के साथ। इस बात को याद रखना। अब समझ लेते हैं, अब इसको समझ लेते हैं कि यहां पर अल्फा बीटा कार्बन दोनों क्या होना चाहिए, sp3। जैसे मैंने बोला यहां पर CH3 CH2 और ये OH। अभी देखना, जिस कार्बन पे OH लग रखा वो अल्फा, और उस अल्फा कार्बन पे जितने भी कार्बन जुड़ रखे हैं वो बीटा, तो एक ही बीटा यहाँ। तो ये अल्फा कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, बीटा कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा दोनों sp3 होंगे, तो ये किस फैमिली का आ जाएगा, अल्काइलिक फैमिली का। ऐसे अगर मैंने बोला कि CH3 CH2 CH2 OH, ठीक,
अब मैंने बोला ये तो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ जो डायरेक्ट लग रखा है वो बीटा, और बीटा के साथ जो लग रखा होता है वो गामा होता है, लेकिन गामा से हमने कोई मतलब नहीं रखना। क्या अल्फा कार्बन सिंगल बॉन्ड है? ठीक है, तो sp3। बीटा कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, sp3। तो ये अपने पास हो जाएगा अल्काइलिक अल्कोहल। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, यहां पर ये चीज, ठीक है, बीच में भी OH लिख सकते हैं। जिस कार्बन पे OH वो अल्फा कार्बन, उसका बगल वाला बीटा डायरेक्ट जुड़ा हुआ, ये भी बीटा, इस तरह से यहां पर 2 बीटा हो गए। अल्फा वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3, अल्फा यहां पर बीटा कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3, बीटा कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3। ठीक है, तो ऐसे अपने पास अगर आए अल्फा बीटा सारे के सारे क्या हो, sp3 हो, तो वो क्या हो जाएगा, अल्काइलिक अल्कोहल। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, हमने केवल अल्फा बीटा देखना है, गामा से कोई मतलब नहीं है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, इस तरह से CH2 और ये CHOH। ठीक है, यहां पर ध्यान समझना, यहां पर क्या है, ये अल्फा कार्बन है जिसपे OH लग रखा है, और ये बीटा कार्बन। ठीक है, और जबकि बीटा के बगल में क्या है, गामा, लेकिन गामा से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखता हूं तो अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, यहां पर सिंगल बॉन्ड, बीटा भी सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और अगर गामा डबल बॉन्ड है तो ये गामा तो sp2 हो गया, लेकिन गामा से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो केवल और केवल क्या देखना है, अल्फा और बीटा कार्बन। अगर अल्फा और बीटा कार्बन क्या हो, sp3 हो, तो तब ये क्या हो जाएगा, अल्काइलिक अल्कोहल वाली फैमिली का मेंबर हो जाएगा। आई बात समझ? ऐसे अगर अलाइलिक की बात करें तो अलाइलिक में क्या बोल रहे हैं, ओनली अल्फा sp3 होगा, बीटा sp2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला तो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और यही सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3, ये बीटा कार्बन है। ठीक, तो बीटा कार्बन यहाँ पर क्या है, sp2, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, अलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, केवल sp3 कार्बन होगा अल्फा, बीटा वाला चाहे sp2 हो चाहे sp हो, इससे में चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, और ये CH2OH। अब यहाँ पर बात ध्यान सुनना, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है sp3, ये अल्फा कार्बन है जिसपे OH लग रखा है, इसका बगल वाला क्या है, बीटा, लेकिन बीटा कार्बन अभी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर बीटा कार्बन से कोई मतलब नहीं होता, बीटा कार्बन से कोई मतलब नहीं होता, बीटा कार्बन से कोई मतलब नहीं होता, केवल अल्फा कार्बन देखना है यहाँ। आई बात समझ? तो ये अपने पास हो जाएगा अलाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक में क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन sp3 तो है, क्योंकि sp3 के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी sp3 कार्बन पे OH लगा होगा, उसी के बेस पे क्लासिफिकेशन। लेकिन वही अल्फा कार्बन डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, बेंजीन के साथ। जैसे यहाँ पर बेंजीन देखिएगा, ठीक, मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए ये CH2 है और ये OH। ठीक, तो अब देखना ये बेंजीन वाला कार्बन और ये आगे जिसपे कार्बन बेंजीन के अलावा जो दूसरा कार्बन है जिसपे OH लग रखा है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास अल्फा कार्बन है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये बेंजीन वाला कार्बन नहीं है, बेंजीन के बाहर है, बेंजीन का कार्बन तो sp2 होता है। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन sp3 OH, तो ये अल्फा कार्बन डायरेक्ट बेंजीन के साथ भी लग रखा है, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है ना, जैसे वहां पर हेलोजन में बेंजाइलिक हलाइड्स हो रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक, तो ये 1 डिग्री वाला है, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री, ये कार्बन जो इधर एक ही साइड से कार्बन से जुड़ रखा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इसको 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हम बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, तो ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, तो 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। ऐसे मैं 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल भी बना सकता हूँ, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। किस तरह से, ठीक है, कि मैंने बोला ये CH है, अब इसमें CH2 की जगह एक कोई कंपाउंड लगा दिया, कोई कार्बन कंपाउंड लगा दिया, अल्काइल ग्रुप लगा दिया, इस तरह से R ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया मैंने OH। तो अब ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन तो है ही, sp3 कार्बन तो है ही, वही sp3 कार्बन वही अल्फा कार्बन डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ रखा है, तो ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है, लेकिन ये प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। यहाँ पर ये कार्बन की जो है वो 2 डिग्री कार्बन हो गया, क्योंकि यहाँ से भी अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन के साथ जुड़ रखा है, यहाँ से बेंजीन के साथ यानी कार्बन के साथ, दो साइड किसी कार्बन के साथ जुड़ रखा, तो सेकेंडरी कार्बन पे OH ग्रुप है, तो इसको हमने क्या कह दिया, सेकेंडरी
बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ऐसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं, टर्सरी भी बना सकते हैं क्योंकि इस एच को भी हम यहां से हटा सकते हैं, यहां पर अल्काइल ग्रुप, यहां ऊपर भी अल्काइल और यहां OH। ठीक, अच्छा मैं बोलता हूं ये अल्फा कार्बन तो है ही और ये sp3 भी है। ठीक, तो ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है क्योंकि अल्फा कार्बन sp3 है और अल्फा कार्बन डायरेक्ट बेंजीन वाले कार्बन के बेंजीन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। लेकिन अब ये 3 डिग्री वाला कार्बन हो गया क्योंकि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी, किसी 3 साइड से ये कार्बन, किसी 3 साइड से हमारे पास ये कार्बन कार्बन से जुड़ रखा है, ये कार्बन किसी 3 साइड से कार्बन से जुड़ रखा है, तो इसलिए टर्सरी कार्बन हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे टर्सरी। या 3 डिग्री बोल दो, चाहे 3 डिग्री बोल दो, या फिर सीधा ऐसा लिख दो टर्ट, शॉर्ट फॉर्म टर्ट बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी हो चुका है। अब लास्ट यहां पर इस टॉपिक का लास्ट क्लासिफिकेशन का हमारे पास sp2 के बेस पे, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ sp2, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी देख लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे 2 प्रकार का है। ठीक, यानी कि अब OH किस कार्बन पे लग रखा होगा, sp2 कार्बन पे लग रखा होगा, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लग रखा होगा। तो इसमें 2 फॉर्म होती हैं, विनाइलिक अल्कोहल और दूसरा अराइलिक अल्कोहल। और इस अराइलिक अल्कोहल को हम सिंपल फेनॉल भी बोल सकते हैं क्योंकि सीधा बेंजीन वाले कार्बन पे OH लगा होता है। ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल पहले समझ लेते हैं। विनाइलिक मतलब किसी एलिफेटिक कार्बन, एलिफेटिक sp2 कार्बन पे क्या लगा होगा, यानी कि यहां पर जो है अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो है ही sp2 कार्बन पे, और ये अल्फा कार्बन क्या होगा, एलिफेटिक होगा, एलिफेटिक कार्बन होगा, इस बात को याद रखना, यानी कि एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये OH, तो ये हो गया अपने पास विनाइलिक अल्कोहल। ऐसे में बात करता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये OH, ये अपने पास हो गया क्या, विनाइलिक अल्कोहल। ऐसे अराइलिक अल्कोहल क्या होगा कि एरोमेटिक कार्बन पे OH लगा हो और एरोमेटिक कार्बन यहाँ पर बेंजीन वाले कार्बन पे OH लगा, और बेंजीन का अपने पास बेंजीन वाला कार्बन ही क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। क्योंकि अगर मैं बेंजीन बनाता हूँ तो बेंजीन का क्या होता है, इस तरह से अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, इसका हर एक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड से अटैच होता है। इस तरह से अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड की वजह से हर एक कार्बन क्या होता है, sp2 कार्बन होता है। बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 कार्बन, और उस कार्बन पे अगर मैंने OH लगा दिया तो ये बन गया, जैसे कोई भी कार्बन है इसमें OH लगा दो, ये बेंजीन वाला कार्बन है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस पे मैंने OH लगा दिया तो ये क्या बन गया अपने पास, डायरेक्ट अराइलिक अल्कोहल, यानी कि फेनॉल भी इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से अपने पास ये क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। देख लेते हैं शुरुआत से हमने इस लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट करा है, उसको एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 1 में अल्कोहल और फेनॉल के बारे में बताया कि इस लेक्चर में हम केवल अल्कोहल फेनॉल के बारे में जिक्र करते हैं। इथर तो हम अलग से पढ़ेंगे, फिर बाद में पहले अल्कोहल फेनॉल को हम कंप्लीट करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अल्कोहल के बारे में डेफिनेशन बताई, किसी एलिफेटिक कार्बन पे अगर OH लगा है तो वो अल्कोहल बन जाएगा, उसके एग्जाम्पल इतने सारे हैं। उसके आगे फिर मैंने क्या बताया फेनॉल के बारे में कि बेंजीन पे अगर OH लग रखा है तो फेनॉल है, वो इस तरह से एग्जाम्पल भी है। और फिर अल्कोहल की कैटेगरी और फेनॉल की कैटेगरी में मैंने समझाया कि कौन अल्कोहल होगा कौन फेनॉल होगा, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल और फेनॉल, यानी कि नेमिंग, चाहे IUPAC ले लो चाहे कॉमन ले लो। तो सबसे पहले अल्कोहल की IUPAC और फिर किसकी, अल्कोहल की कॉमन नेमिंग के बारे में हमने इस तरह से बताया है, ठीक है ना। उसके बाद फेनॉल की हमने IUPAC और कॉमन के बारे में भी बताया, ये पूरा का पूरा फेनॉल की कॉमन और IUPAC है, ठीक है। IUPAC को ज्यादातर तुम क्या पढ़ोगे, GOC से पढ़ोगे, क्योंकि GOC में मैंने पूरा का पूरा IUPAC लेके चला हूँ, ठीक है। तो GOC वाला लेक्चर देखोगे तो IUPAC में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को, ठीक है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं, अब हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी। क्लासिफिकेशन में हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप,
नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी, तो 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो 3 है या 3 से ज़्यादा है तो पॉली। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेस पे sp3 के बेस पे अल्काइलिक, अलाइलिक, बेंजाइलिक और sp2 के बेस पे विनाइलिक और अराइलिक। sp के बेस पे कोई नहीं होता है, केवल sp3 और sp2 के बेस पे ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर चलता है, जो कि मैंने आगे अच्छे से इस तरह से नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे समझाया और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे समझाया और इस तरह से अपने पास ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे समझाया। तो ये पहला लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल और फेनॉल। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, आ गई? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, है कोई डाउट? नहीं? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे जवाब देने की। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।